हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग का 100 डे सीरीज 70th बीपीएससी का तीसरा दिन हिस्ट्री को कवर कर रहे थे बाय फ्लो चार्ट। तो आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में। सबसे पहले अमेरिका के बारे में कौन बताता है? कोलंबस बताता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ अमेरिका के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन है? तो कोलंबस। कोलंबस जो है 1492 में अमेरिका के बारे में बताता है। जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता है। वास्को डिगामा जो है इंडिया के सी रूट के बारे में बताता है। न्यूजीलैंड के बारे में तस्मन बताता है। तो कभी कभी ये सब क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि बताओ न्यूजीलैंड के बारे में कौन बताता है? तो न्यूजीलैंड के बारे में तस्मन बताता है 1642 में। 1642 में तस्मन जो है न्यूजीलैंड के बारे में बताता है। अमेरिका के बारे में कौन बताता है? कोलंबस बताता है। ये जो है स्पेन का रहने वाला था कोलंबस। अमेरिका के बारे में कौन बताता है? कोलंबस बताता है 1492 में। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि बताओ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी कौन करता है? तो बार्थोमेलियो डियाज 1498 में करता है। बार्थोमेलियो डियाज जो है 1498 में केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी करता है। अब ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ? तो साउथ अफ्रीका के सबसे आखिरी पॉइंट को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। यानी कि जब इनका ट्रेडिंग इधर से बंद हो गया था, इधर से जब बंद हो गया था तो सारे यूरोपियन जो है ना सी रूट का यानी कि समुद्र के रास्ता से इंडिया को खोजने निकले। समुद्र के रास्ता से इंडिया को खोजने निकले। तो सबसे पहला व्यक्ति आया था बार्थोमेलियो डियाज, जो यहां पे आकर के रुक गया था। इसी पॉइंट का नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। यानी कि यहां पे बहुत अच्छा आशा लग रहा था कि इधर ही कहीं पे इंडिया है। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरीप। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? बार्थोमेलियो डियाज 1498 में करता है केप ऑफ गुड होप का खोज। अब बात यह है कि सबसे पहले भारत में कौन सा यूरोपियन कंपनी आता है? तो सबसे पहले आता है पोर्तुगीज। 1498 में आता है पोर्तुगीज। फिर आता है डच 1605 में। फिर आता है इंग्लिश 1608 में। फिर आता है डेनिश 1620 में। उसके बाद आता है फ्रेंच 1664 में। यानी कि ये सीक्वेंस है यूरोपियन कंट्री का भारत में आने का। यानी कि यूरोपियन कंट्री जो है भारत में इस सीक्वेंस से आता है। सबसे पहले पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस है किसका? तो ये सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन यानी कि ये जो कंपनी था ना, कंपनी बनने का सीक्वेंस दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले कंपनी बनता है पोर्तुगीज का, उसके बाद बनता है ब्रिटिश का, उसके बाद बनता है डच का, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच। यानी कंपनी बनने का सीक्वेंस ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ था भारत में कैसे आया सीक्वेंस, और ये दिया हुआ है कंपनी बनने का। अब बात ये है कि इनके कंपनी का नाम क्या था, इनके कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल नाम। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में जो है मैच द फ्लोइंग मैच करने के लिए आ जाता है ओरिजिनल नाम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, तो इसमें हम लोग 3 नाम को याद कर लेंगे। सिंपल 3 याद कर लेंगे तो आराम से हम लोग का जो है बन जाएगा। जैसे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन पूरा नाम क्या था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। डच का था वेरेनिग्देओस्ट। पोर्तुगीज का था एस्टाडो दे इंडिया। डेन्स का था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से ये जो है कंपनीज का ओरिजिनल नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पोर्तुगीज से।
तो पुर्तगाल से सबसे पहला व्यक्ति वास्को डिगामा आता है भारत में। सबसे पहला व्यक्ति कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। सबसे पहला यूरोपियन जो इंडिया में आया, कौन आया? वास्को डिगामा आता है। वास्को डिगामा जो है यूरोप से इंडिया तक के सी रूट का खोज कर देता है। यूरोप टू इंडिया डिस्कवरी ऑफ सी रूट कौन करता है? वास्को डिगामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि सी रूट का खोज कौन करता है? वास्को डिगामा करता है। वास्को डिगामा जो है डॉन हेनरिक, उस टाइम पुर्तगाल का रूलर कौन था? डॉन हेनरिक था। तो डॉन हेनरिक के रिप्रेजेंटेटिव बन करके आता है भारत में। डॉन हेनरिक को इतिहास में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। प्रिंस द हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो था ना डॉन हेनरिक, ये बहुत मोटिवेट करता था कि तुम जाओ और जा कर के भारत के रास्ता का मतलब खोज करो। इस कारण से प्रिंस द हेनरी द नेविगेटर के नाम से इसको जाना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुर्तगाल रूलर वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल रूलर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आता है। सबसे पहले ये 1497 में लिस्बन से चलता है। लिस्बन क्या है? तो ये जो है पुर्तगाल का एक छोटा सा शहर है, वहाँ से चलता है 1497 थ्रू द केप ऑफ गुड होप। याद है केप ऑफ गुड होप? अफ्रीका का सबसे लास्ट वाला कोना, केप ऑफ गुड होप। यानी कि किस रास्ते से चलता है? तो ये जो है केप ऑफ गुड होते हुए और भारत पहुँचता है। 1497 में चलता है थ्रू केप ऑफ गुड होप। इस वास्को डिगामा का हेल्प जो है अब्दुल मजीद करता है, जो कि गुजरात का रहने वाला था। यानी कि कहीं समुंदर में अब्दुल मजीद ट्रेडिंग करने जा रहा था, व्यापार करने जा रहा था, और वास्को डिगामा मिल जाता है, तो यही मदद करता है इंडिया तक पहुंचने में। किसी किसी बुक में 20 मई दिया रहता है, किसी किसी बुक में 17 मई दिया रहता है। तो 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह कपक डाबू पे पहुंचता है वास्को डिगामा। उस टाइम केरल के हिंदू रूलर का जो नाम था वो था जमोरिन। जमोरिन जो है हिंदू रूलर का नाम था। एक मिनट यहाँ पे वेलकम इसका वेलकम किया जाता है किसके थ्रू? तो हिंदू रूलर जमोरिन के थ्रू इसका वेलकम किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पहला यूरोपियन था। ये जो है डॉन हेनरी के रिप्रेजेंटेटिव था। 1497 में लिस्बन से चला थ्रू द केप ऑफ गुड होप। हेल्प किया गया अब्दुल मजीद के द्वारा। 20 मई या 17 मई 1498 केरल के कालीकट बंदरगाह, जिसका नाम था क्या? कपक डाबू पे पहुंचता है, और इसका जो वेलकम है वो किया जाता है जमोरिन के द्वारा। भारत में पुर्तगाल जो है 2 रीजन से आया था, एक था कपरा, एक था मसाला। एक था कपरा और एक था मसाला। आज जब कपरा और मसाला ले जाकर यूरोप के कंट्री में बेचता है तो उसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो पूरे यूरोप में जो है हाहाकार मच जाता है कि हमारे हाथ में तो सोने की चिड़िया आ गई है। 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। इसी दरमियान जो है वास्को डिगामा भारत में 3 बार आता है, 1498, 1502 और 1520 में। तो जब दूसरी बार आता है तो दूसरी बार जो है फैक्ट्री लगाने के परमिशन मांगने के लिए आता है, यानी कि फैक्ट्री स्टेबलाइज करने आता है भारत में। तो सबसे पहला फैक्ट्री जो है 1503 में कोचिंग में स्टेबलाइज होता है पुर्तगाल का। फैक्ट्री क्या था? तो फैक्ट्री एक तरीके का वियर हाउस था, यानी स्टोर हाउस था, कि अलग अलग जगह से सामान खरीदेंगे और कहीं एक जगह ला करके उसको स्टोर कर देंगे और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको फैक्ट्री कहा जाता था। तो पहला फैक्ट्री 1503 में जो है पुर्तगाल लगाता है भारत में। कौन सी जगह पे? तो कोचिंग में। अब जब फैक्ट्री लगाता है तो अब पुर्तगाल से आम आदमी नहीं, वहाँ से गवर्नर और वायसराय जो है अपॉइंट करके आने लगता है। तो पहला पुर्तगाल का गवर्नर कौन बन के आता है? तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा आता है। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा आता है पहला पुर्तगाल का गवर्नर बन के, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। ठीक है, इस स्लाइड का सब कुछ क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आता है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। 1503 से लेकर के 1509 एडी तक ये भारत में रहता है।
उसके बाद आता है अल्फेंसो डे अल्कुकर, 1509 से लेकर के 1550। इसको बोलते हैं रियल पावर, रियल फाउंडर ऑफ पावर, यानी कि ये पुर्तगाल का रियल पावर को दिखाता है, अल्फेंसो दे अल्कुकर। फिर आता है नैनो दी कुन्हा, 1529 से लेकर 1538, यानी कि इस समय का जो गैप है इसमें कोई नहीं आता है, मतलब कोई गवर्नर नहीं आता, तीसरा गवर्नर आता है नैनो दी कुन्हा 1529 से लेकर 1538 एडी तक। तो पढ़ते हैं फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बारे में। तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा जो है 1503 से लेकर के 1509 एडी तक भारत में रहता है। ये जो था ये फर्स्ट वायसराय था। ही स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था ना कि ये इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में अपना पूरा शक्ति लगा देता है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा कैप्चर करने का कोशिश करता है ये, कि अगर हम लोग का समुंदर पे राज हो जाएगा ना तो सारा ट्रेड पे राज हो जाएगा, इसका मानना था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये लागू करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड था नवल पावर से, ये अपने नेवी को मजबूत करने पे तुला हुआ था। कौन? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा यानी कि पोर्तुगीज का 4 मेन दुश्मन था। कौन कौन सा था? तो अरेबियंस था, फिर इजिप्ट था, तुर्की था और गुजरात। ये चारों जो है पोर्तुगीज का मेन दुश्मन था। 1508 में बैटल ऑफ चौल होता है पोर्तुगीज और गुजरात के बीच में। उस टाइम पे गुजरात का रूलर महमूद बेगड़ा था, जिसका बहुत लंबा लंबा मूंछ था, महमूद बेगड़ा। तो बैटल ऑफ चौल होता है 1508 में पोर्तुगीज और महमूद बेगड़ा के बीच में, जिसमें महमूद बेगड़ा जो है वो जीत जाता है और पोर्तुगीज हार जाता है। फिर 1 साल तक अपने आर्मी को, अपने पावर को रीस्टोर करता है और फिर 1509 में इजिप्ट, टर्की और गुजरात के अलायंस को हरा देता है। कौन? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा यानी कि पोर्तुगीज। अब जैसे ही हरा देता है तो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा जो है यही पावरफुल बन जाता है, जैसा कि इसका नीति था ब्लू वाटर पॉलिसी कि इंडियन ओशियन में, अरेबियन ओशियन में मेरे को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू वाटर पॉलिसी, मेन दुश्मन ये 4। बैटल ऑफ चौल किसके साथ? तो गुजरात के रूलर महमूद बेगड़ा के साथ। ठीक है, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बारे में समझ में आ गई ये चीज़। अब पढ़ते हम लोग अल्फेंसो दे अल्कुकर। उसके बाद आता है अल्फेंसो दे अल्कुकर, 1509 से लेकर के 1515 एडी तक रहता है अल्फेंसो दे अल्कुकर, नोन एज रियल फाउंडर। पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है अल्फेंसो दे अल्कुकर को। ये जो है एक्सपेंशन पे बहुत ध्यान देता है। अल्फेंसो दे अल्कुकर जो है एक्सपेंशन पे बहुत ध्यान देता है और ये सबसे पहले क्या करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी को बैन करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू कौन किया था? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। बैन कौन किया? अल्फेंसो दे अल्कुकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा को कैप्चर कौन करता है? तो गोवा को सबसे पहले कैप्चर करता है अल्फेंसो दे अल्कुकर। किससे करता है? यूसुफ अल्दी शाह से करता है। यूसुफ अल्दी शाह से 1510 एडी में, 1510 में गोवा को कैप्चर कर लेता है अल्फेंसो दे अल्कुकर। ये जो है इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल बनवाता है, बहुत सारा, यानी कि कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार कर रहा था। और ये बहुत ही चालाक जो था वायसराय था, गवर्नर था। ये जो है मेंटेन ट्रेड रिलेशन विथ कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के साथ बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करता है। और भटकल में कृष्ण देव राय से पुर्तगाल का फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए ये है परमिशन मांग लेता है। और यही क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया था। कृष्ण देव राय कहाँ पे देता है परमिशन पोर्तुगीज को? तो भटकल में। इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन है 2024 का। तो कृष्णा गेव परमिशन टू पोर्तुगीज स्टेबलाइज अ कंपनी एट भटकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे, कट टू कट पढ़ रहे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे, हम लोग स्टोरी नहीं बना रहे, बिल्कुल जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है,
तो बिल्कुल कट टू कट हम लोग बात कर रहे हैं। कृष्ण जो है परमिशन दे देता है भटकल में कंपनी स्टेबलाइज करने के लिए, और ये जो था ये अपने आर्मी में इंडियंस को भी अपॉइंट करने लगा, इंडियंस को भी अपॉइंट करने लग गया, और ये पोर्तुगीज कॉलोनी स्टेबलाइज करने लग गया इंडिया में। और ये जो है पोर्तुगीज मेन को इंस्पायर करता था कि तुम जो है इंडियन वुमेन से क्या करो, मैरिड करो, ताकि हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ सके। और ये अपने रीजन में सती प्रथा बैन कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती प्रथा बैन करने वाला कौन था? तो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, अपने रीजन में सबसे पहली बार यूरोपियन। ठीक है, तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बारे में समझ में आ गया सब कुछ अच्छे तरीके से। अल्बुकर्क के बारे में समझ में आ गया कि रियल फाउंडर था, एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया, गोवा को कैप्चर किया, क्रिश्चियन स्कूल बनवाया बहुत सारा, कृष्ण देवराय के साथ रिलेशन मेंटेन करके भटकल में अपना परमिशन ले लिया, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस को रखा, कॉलोनीज एस्टेब्लाइज किया, यानी कि ब्रिटिश पोर्तुगीज मेन को मोटिवेट करता था इंडियन वुमेन से शादी करने के लिए, और सती प्रथा को बैन कर देता है अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है नैनो दे कुन्हा। नैनो दे कुन्हा आता है 1529 से लेकर के 38 के बीच में, 29 से 38 के बीच में आता है कौन? नैनो दे कुन्हा। ये जो है तीसरा वायसराय था। ये आते ही अपना कैपिटल जो है गोवा शिफ्ट कर लेता है। बताओ गोवा को किससे छीना गया था? तो यूसुफ अल्दी शाह से गोवा को कैप्चर कर लिया गया था अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के द्वारा। सबसे पहली बार पुर्तगाली आते हैं भारत में, और सबसे लेट से जाते हैं, 1961 में जाते हैं पुर्तगाली भारत से। नैनो दे कुन्हा जो है अपना ट्रेड का एक्सपेंशन करता है कहाँ कहाँ? तो ये करता है सैंथोम, हुगली और दीव में अपने ट्रेड को एक्सपेंड करता है। पोर्तुगीज ट्रेड वाज एक्सपेंडेड एट ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि इधर से एक्सपेंड करके और इधर लाता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर लाता है कौन? नैनो दे कुन्हा। और जब नैनो दे कुन्हा था तो उस टाइम मुगल रूलर कौन था? तो बहादुर शाह था। बहादुर शाह उस टाइम पे मुगल रूलर था। नैनो दे कुन्हा के टाइम पे ही कार्टेज सिस्टम ये लोग बनाता है। कार्टेज सिस्टम क्या था? कार्टेज सिस्टम क्या था? तो ये एक तरीके का परमिट था इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए। अ परमिट फॉर ट्रेड इन इंडियन ओशियन, यानी कि ये लोग इतना ज़्यादा अपना शक्ति का विकास कर लिया था ना कि ये लोग एक सिस्टम बना दिया कि जिसको भी इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ट्रेड करना है तो हम लोग से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तभी तुम लोग सुकून से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर नहीं लोगे तो नहीं करने देंगे ट्रेड। आज जो नहीं लेता था तो ये पोर्तुगीज जो है उसके जहाज को लूट लिया करते थे। मतलब ये लोग इस कदर इंडियन ओशियन में अपना दबदबा कायम यानी कि बना कर रखे थे कि अकबर जैसे शासक को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ा था। ठीक है, कार्टेज सिस्टम में क्या था कि ये किसके लिए था? तो अरेबियंस और इंडियंस के लिए था, जिसको अकबर भी एक्सेप्ट करता था। दे प्रोहिबिटेड गन पाउडर एंड ब्लैक पेपर फॉर इंडियंस, यानी कि पूरा मोनोपोली जो है गन पाउडर और ब्लैक पेपर पे पोर्तुगीज जो है अपना बना लिया था, यानी कि इंडियंस को इसका ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, कार्टेज सिस्टम समझ में आ गया। एक तरीके का परमिट था ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशियन में। कौन लाया था? नैनो दे कुन्हा लाया था। कार्टेज सिस्टम किससे बिलोंग करता है? तो पोर्तुगीज से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली जो है ब्रिटिशर और पोर्तुगीज के बीच में होता है, सूरत के पास। अब बात ये कि होता क्यों है, तो हम क्या बोले कि पोर्तुगीज आया, उसके बाद कौन आता है? डच आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है, फिर डेनिश आता है और फिर फ्रेंच आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया में एंट्री करने का कोशिश कर रहा था, सूरत में अपना जो है फैक्ट्री लगाने का कोशिश कर रहा था, जिसका अपोज करता है पोर्तुगीज। अब पोर्तुगीज जो है अपोज करता है तो उस टाइम के ब्रिटिश कमांडर था
आर्मी कमांडर था कौन? थॉमस बिस्ट। थॉमस बिस्ट के नेतृत्व में बैटल ऑफ स्वाली जो है जीत लिया जाता है। बैटल ऑफ स्वाली कहाँ पे है? तो गुजरात में है। स्वाली कहाँ पे है? गुजरात में। और इस बैटल को जीत लिया जाता है जिसमें जो है पोर्तुगीज हार जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज क्या था? ब्रिटिश वांटेड टू स्टेबलाइज अ फैक्ट्री इन सूरत, लेकिन पोर्तुगीज के द्वारा जो है अपोज किया जाता है। इस बैटल को लीड कौन कर रहा था ब्रिटिशर की तरफ से? तो थॉमस बिस्ट जो है लीड कर रहे थे। आफ्टर दिस पोर्तुगीज वेरी वीक इन गुजरात। अब ये बैटल हार गया तो गुजरात वाले सेक्शन में ये जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि इनका जो है बैटल के बाद फिर इनका रिलेशन कुछ दिनों बाद बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा कैसे होता है कि 1661 में जो है ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड शादी कर लेता है पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन से। कैथरीन और चार्ल्स सेकेंड आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। और ब्रिटिशर गॉट बॉम्बे एज डाउरी, यानी कि जो पोर्तुगीज था वो बॉम्बे को दे देता है ब्रिटिशर को एज डाउरी। दहेज में दिया जा रहा था भाई बॉम्बे को उस टाइम पे, बताओ हमारे बॉम्बे को दहेज में दिया जा रहा था तो ब्रिटिशर को दे देता है बॉम्बे। अकबर ग्रांट परमिशन दे देता है कि तुम हुगली नदी के किनारे जो है अपना कंपनी को स्टेबलाइज कर सकते हो। एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुगल और पुर्तगाली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो अकबर देता है उसको शाहजहां छीन लेता है। शाहजहां कैप्चर हुगली फ्रॉम पोर्तुगीज, यानी कि उस टाइम पे हमारे बादशाह भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। इस कारण से जब तक औरंगजेब रहा तब तक कोई कुछ नहीं बोला। और जब जैसे ही औरंगजेब के बाद जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जैसे ही ये रूलर आए उसके बाद जो बहुत ही कमज़ोर थे, हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर 1 और 2 में कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ मुगल्स का। तो मुगल का डिक्लाइन हुआ तो सबको समझ में आ गया कि अब मुगल के पास कोई पावर नहीं बचा, तो सब कोई जो है स्टार्ट कर दिया अपना रियल रूप दिखाना। तो एक बार जब हुगली नदी के किनारे जिसको जो दिया था अकबर परमिशन, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो शाहजहां उसको कैप्चर कर लेता है और वहाँ से भगा देता है। हुगली नदी के किनारे जो भी कंपनी था उसको खाली करवा देता है, हटा देता है। उस टाइम पे ये लोग भी नहीं सोचा था कि ये सब इतना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बैटल ऑफ स्वाली के बारे में कि ब्रिटिश और पुर्तगाली लड़ता है जिसमें पुर्तगाल हार जाता है। रीज़न था कि गुजरात में फैक्ट्री लगाना चाहता था ब्रिटिशर और पुर्तगाली अपोज कर रहा था, लेकिन ये हार जाता है तो गुजरात में बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। फिर शादी कर लेता है, तो शादी करने के बाद अब रिलेशन बन जाता है। तो वैसे ही अब जो है ब्रिटिशर का विरोधी और पुर्तगाली नहीं रहता है, तो एक रास्ता ख़त्म ब्रिटिशर का। ऐसे ही हम लोग हर एक वीडियो में देखें कि ब्रिटिशर कैसे अपने दुश्मनों को पराजित करता है और भारत में अपना शासन लेकर आता है। बिल्कुल डीप वे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कट टू कट बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्लो चार्ट के तौर पे, ताकि हम लोगों को बहुत ही आसानी से स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं डे 4 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।